जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देख रहे हैं पॉलिटी के। हमने पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। यहाँ पर हम थर्ड चैप्टर पर आ रहे हैं जो कि है सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो सीरीज़ है इसका मेन मोटिव ये है कि जब भी हम किताब से पढ़ते हैं चैप्टर या फिर हम वीडियो लेक्चर से कोर्स कंप्लीट करते हैं तो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं ये हमें पता नहीं चलता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये जब हम एमसीक्यूज कवर करते हैं तो इससे हमें पता चलता है क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं और उस हिसाब से हम हमारी पढ़ाई करते हैं। इसलिए हाई यील्डिंग सीरीज़ जो है ये आपके लिए साबित होने वाली है। तो वीडियोज़ आप शेयर ज़रूर कीजिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर जो पीडीएफ है, क्योंकि पीडीएफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है मयूर मोगरे। यहाँ से आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो फटाफट एमसीक्यूज़ की। तो यहाँ पर आप t.me/मयूर मोगरे इस पर भी जा सकते हो। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो इंस्टाग्राम पर आप मयूर मोगरे ही सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर बात कर रहा है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि राउंड मार दिया करो भाई साहब, है ना। राउंड मारना बहुत ज़रूरी है। क्यों मारना ज़रूरी है? क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीत कर भी गलत जवाब जो है वो यहाँ पर देने वाले को यूपीएससी एस्पिरेंट कहते हैं। तो गलत क्यों दे देता है यूपीएससी एस्पिरेंट पता रहने के बावजूद? क्योंकि यहाँ पर करेक्ट है इनकरेक्ट है उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है या फिर ध्यान नहीं दे पाता है। तो करेक्ट है यहाँ पर पूछा गया है। तो लेंडियस रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से ड्रॉ की गई है। फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा विद स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। देन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो 18 साल के ऊपर की उम्र के ऊपर है वो वोट कर सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर के बारे में। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो लेंदियस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल हमारी है, बहुत ही लंबी लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लस रिटर्न भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना। वेरियस जो सोर्सेस है उससे ड्रॉ की गई है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। देन उसके बाद ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो देखने को मिलती है। हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमारे पास डीपीएसपी है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है ना। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सेक्युलरिज्म है वो हमें देखने को मिलता है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो भी हमें यहाँ पर देखने को जो है वो मिलती है। हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप जो है वो भी देखने को मिलती है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब क्या है कि हमारे पास इंडिया की सिटीजनशिप है, हमारे पास क्या महाराष्ट्र की सिटीजनशिप है, हमारे पास क्या गुजरात की सिटीजनशिप है, हमारे पास क्या आसाम की सिटीजनशिप है? जी नहीं, हमारे पास इंडिया की सिटीजनशिप है। तो सिंगल सिटीजनशिप जो है उस पर हम काम करते हैं। हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर तो है, लेकिन क्या स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है? जी नहीं, हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है। हमारे यहाँ पास क्या है? सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर जुडिशरी के हस्तक्षेप नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के हस्तक्षेप नहीं करेगी और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के टांग नहीं अड़ाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ पर एक हारमोनी बनाई हुई है। मतलब कि लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉज जो है उसको बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉज जो उसको इम्प्लीमेंट करना। जुडिशरी का काम क्या है? वो कानूनन तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज है या नहीं वो देखना। लेकिन एग्जीक्यूटिव मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट है, क्या ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, मतलब वो लेजिस्लेचर का भी काम कर रहे हैं, है ना। उसी तरह जुडिशरी जो है वो भी कई बार कानून लेकर आते हैं, जुडिशल एक्टिविज्म जिसे कहा जाता है। मतलब हमारे यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ पर ये एक दूसरे के पेरीफेरी में घुस सकते हैं। इसका मतलब है हमारे पास सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है कि भाई फंक्शन सबके अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन स्टिल वो एक दूसरे के फंक्शन में जा सकते हैं। इसलिए स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो थर्ड यहाँ पर गलत है। बाकी 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 मतलब बी जो है इसका सही जवाब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट है जो वीडियो लेक्चर है पॉलिटी के एमएम अकेडमी ऐप पर उसका। तो यहाँ पर सभी जो सैलिएंट फीचर्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं, एक बार नज़र जो है वो यहाँ पर डाल लीजिए। बाकी एमएम अकेडमी ऐप के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए, आपके फ़ायदे की ही बात है। तो एमएम अकेडमी ऐप जो है वो अगर आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर आपको वेरियस वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलते हैं। मतलब GS 1 2 3 4 सभी जो कोर्सेस है
आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस एंड सब कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, प्लस आपको पर्सनल कोचिंग जो है वो भी मिलती है, मतलब पर्सनल गाइडेंस आपको मिलता है। क्या है, जैसा मैंने आपको कहा कि आपको पता है पढ़ना क्या है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो आपको नहीं पता, तो उसके लिए पर्सनल गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और यही काम यहाँ पर किया जाता है एम अकेडमी ऐप पर। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके के कोर्सेज प्लस पर्सनल गाइडेंस मिलेगा लोएस्ट प्राइजेस पर। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोएस्ट प्राइस पर आपको और कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया रीजन फॉर बीइंग लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई हमने तो देख लिया कि हमारा सैलेंट फीचर है कि हमारा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लेकिन क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों हमारे यहाँ पर इतनी लंबी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देखने को मिल रही है, भाई साहब क्या ज़रूरत क्या पड़ गई थी। तो यहाँ पर पहला है वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, दूसरा है सेंटर और स्टेट दोनों के लिए है, और तीसरा है डोमिनेंस लीगल ल्यूमिनरीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा अगर देखा जाए लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, के हमारे पास जो पेन की रिफिल है और पेन है वो सस्ते दामों पर मिलते थे जी नहीं, उसका वो कारण नहीं है। हमारे यहाँ पर वास्टनेस है, डाइवर्सिटी है, बिल्कुल सही है ना। देन उसके बाद सेंटर स्टेट, जैसे अगर आप देखोगे तो यूएसए में सेंटर की एक कॉन्स्टिट्यूशन है प्लस अलग अलग स्टेट्स की भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इतनी लंबी कॉन्स्टिट्यूशन बनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा। हमारे यहाँ पर सेंटर स्टेट दोनों के लिए है, तो ये भी बिल्कुल सही है, और थर्ड भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब जो है करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी स्क्रीनशॉट है एम अकेडमी ऐप पर जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मतलब जो पीडीएफ आपको मिलेगी ना वीडियो लेक्चर्स की, वो भी इतनी फ्रेंडली है कि आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो, पिक्चराइजेशन के थ्रू बताया हुआ है, सिर्फ थियरी नहीं लिखी हुई है। तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर था, वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी थी इंडिया की, हिस्टोरिकल फैक्टर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट दोनों के लिए है, एंड देन यहाँ पर लीगल ल्यूमिनरीज ये भी असेंबली में देखने को मिल रहे थे, है ना। तो ये सारे कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और सही स्टेटमेंट नॉट करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो 9th शेड्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। दूसरा है 9th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बार्ड करता है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, मतलब यहाँ पर उस पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो लागू नहीं होता है। एंड थर्ड है 5th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो मेनली शेड्यूल एरिया से डील करता है। अब देखिए 5th शेड्यूल, अब शेड्यूल अगर आपको पता है, हमारे यहाँ पर जो 12 शेड्यूल है उसके बारे में अगर आपको जानकारी है, तो 1 सन टेरिटरीज़ के बारे में बात करता है, 2 शू है ना, मतलब वो अलग अलग जो चीज़ें होती है, कितने सीट्स रहेंगे, ओथ कैसी रहेगी, देन उसके बाद शेड्यूल एरियाज़ के बारे में, देन उसको पंचायती राज म्यूनसिपाल्टी है ना, देन उस लैंग्वेजेस के बारे में, तो वेरियस जो 12 शेड्यूल्स है उसमें सारी चीज़ें दी हुई है। तो अब यहाँ पर आप देखो तो 9th शेड्यूल के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 9th शेड्यूल बेसिकली लाया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, ना कि यहाँ पर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये एकदम गलत हो जाता है। 9th शेड्यूल जो है जुडिशियल रिव्यू, देखिए जुडिशियल रिव्यू जो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों पर लागू होता है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों पर। पहले ऐसा था कि 9th शेड्यूल जो है वो लाया गया था और उस पर जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होता था, लेकिन फिर उसके बाद कुछ कुछ ऐसे लॉज लाने लग गए कि ज़बरदस्ती उस पर जुडिशियल रिव्यू जो है लागू करना पड़ा, तो ये भी बिल्कुल गलत है, लागू होता है अभी। 5th शेड्यूल एरियाज़ के बारे में बात करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया, इसलिए ए जो इसका सही जवाब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 9th शेड्यूल जो है ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसमें सेंट्रल स्टेट लॉज की लिस्ट थी, है ना, जो चैलेंज नहीं किया जा सकता था कोर्ट में, लेकिन फिर उसके बाद जो प्रावधान लाए गए कि भाई इस पर भी जुडिशियल रिव्यू लागू होगा। दूसरा भी इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 14, 19, 21, 24 अप्रैल ये केस हमें देखने को मिलता है, कोर्ट ने अपील किया कि भाई यहाँ पर जो भी है सब कुछ जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। एंड थर्ड है कि 5th जो शेड्यूल है वो बात करता है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। एंड 6th शेड्यूल जो है बेसिकली आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो है उसके बारे में बात करता है स्पेसिफिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारा 4th क्वेश्चन। आपको यहाँ पर फेडरल फीचर जो है उसके बारे में बात की गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ फीचर्स दिए गए हैं और करेक्ट कोड आपको पहचानना है। अब क्या होता है ना बहुत बार कि यूपीएससी एस्पिरेंट जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये गलत है, ये 100% हमको पता है, या फिर ये छोड़ो ये नहीं पता। तो सेकंड जो है जुडिशियल रिव्यू में तो सब कुछ आता है, तो ये हमको कंफर्म पता है, तो ये गलत ही होगा। ये गलत है, तो जहाँ जहाँ पर 2 है वो रखो, बाकी एलिमिनेट कर दो। तो ये एलिमिनेट कर दिया,
ठीक है। देन फिफ्थ शेड्यूल जो है ये हमको कंफर्म पता है सही है, तो मतलब थर्ड नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर थर्ड नहीं है, तो ये भी चला गया और ये भी चला गया। मतलब अगर ये आपको पता है तो सीधा आप सीधा सब कुछ एलिमिनेट करके सीधा सही आंसर निकाल सकते थे। तो ये क्या है, ये आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हो, है ना। तो ये होने की वजह से क्या हुआ, अभी हाल ही में पिछले साल से ये एक नया स्कीम लेकर आ गई है यूपीएससी, है ना। ये नई स्कीम है कि इसमें अब आप एलिमिनेट ही नहीं कर पाओगे। चलो वन ऑप्शन, एक ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन सही है, तीन ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही है, पाँच, ये बताओ। तो ये एक नई स्कीम अभी यूपीएससी की तरफ से आई है। तो यहाँ पर है फेडरल फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो प्रेजेंस ऑफ बाइकैमरलिज्म, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड रिटर्न। फेडरल फीचर्स के बारे में पूछा कि कौन से फेडरल फीचर है, ठीक है। फेडरल मतलब क्या है, जो स्टेट्स को पावर देते हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं उनको सशक्त करते हैं, ठीक है, उनको सशक्त करते हैं। तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो बाइकैमरलिज्म है ना, लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का, तो स्टेट सशक्त हो रहे हैं, बिल्कुल सही। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर हमारा सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकार है वो कानून बना सकती है, स्टेट्स को सुप्रीम बना रहा है, बिल्कुल सही। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारे यहाँ पर है, ठीक है, तो इससे क्या है, पूरा इंडिया मतलब सेंटर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। क्या स्टेट्स इससे स्ट्रांग हो रहे हैं? जी नहीं। तो इससे ये यहाँ पर इसका फेडरल फीचर का पार्ट नहीं बनता है हमारे इसका। ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, ये भाई ऑल इंडिया में चल जाते हैं, है ना। ऑल इंडिया, जहाँ पर ऑल इंडिया आ रहा है वो स्टेट्स को यहाँ पर सशक्त नहीं बना रहे हैं, तो ये भी नहीं होता है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है, इसलिए हमें पता है कि भाई जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए 1 to 5 जो है उसका सही जवाब देखने को मिलता है, मतलब 3 ऑप्शन इसके सही है, तो बी इसका जवाब रहेगा। ओनली 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। समझ में आया आपको? फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फेडरल फीचर मैंने दिए हुए, डुअल पॉलिटी, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड बाइकैमरलिज्म। एंड यूनिटरी फीचर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल इंडिया सर्विस, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस इस पर कई बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 जो एक्ट है उसमें से काफ़ी सारे फीचर्स हमने लिए हैं, है ना। ये मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो PDF है उसमें बनाकर दिया है कि कैसे आपको याद रखना है, तो वीडियो लेक्चर्स में आप इजीली याद रख पाते हो, है ना। काफ़ी फ़ोटोज़ का हमने इस्तेमाल किया है। तो ये अब आप देखिए, ऑफिस ऑफ गवर्नर, सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब यहाँ पर जो सिंगल सिटीजनशिप है ना, सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने कहाँ से, USA से लिए क्या? USA से लिए क्या? जी नहीं, हमने कहाँ से लिए? ब्रिटिश से लिए। एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट है भाई साहब, जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। बाकी अगर हम ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजंस देखते हैं तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है 1935 एक्ट से। अब आप बोलोगे इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो तो हमने भाई जर्मनी से लिए, वेबिनार जो वैनर कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिए। गलत, हमने जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे इमरजेंसी के दौरान जो सस्पेंड हो जाते हैं वो वहाँ से लिए, ना कि हमने इमरजेंसी प्रोविजंस हमने हमारे 1935 एक्ट से लिए, ठीक है। तो इसलिए 1 and 3 जो है बेसिकली करेक्ट कोड पूछा गया, तो 1 and 3 इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से फीचर हमने लिए हुए, पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है। बाकी कॉन्करेंट लिस्ट एंड सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली ये भी यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सोर्सेस एंड कहाँ से हमने बोरो किया है। तो USA कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। नेक्स्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग आप सभी को पता है ना कि भाई अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, एंड देन उसके बाद प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं, तब जाकर वो लॉ में तब्दील होता है। लेकिन अगर यहाँ पर डेडलॉक क्रिएट हो जाए कि भाई एक हाउस ने पास कर दिया, एक हाउस पास ही नहीं कर रहा है, तो एक जॉइंट सिटिंग जो है उसका भी प्रावधान दिया गया है, जहाँ पर जॉइंट सिटिंग में दोनों हाउसेस बैठते हैं, देन वोट करते हैं, देन इस तरीके से बिल जो है वो पास होता है। खैर, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मॉडल ऑफ फेडरलिज्म जो है, मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? ये हमने कनाडा से लिया है, कनाडा।
ये काफ़ी सिंपल है। क्यों? हमारे यहाँ पर जो फेडरलिज्म है उसमें सेंटर जो है उसकी भूमिका स्ट्रांग है। यूएसए अगर आप देखोगे तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, स्ट्रांग फेडरलिज्म है, स्ट्रांग फेडरल। हमारे पर कॉसी फेडरलिज्म है, तो इसलिए ये गलती हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट इज रॉन्ग। देन उसके बाद प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ बेसिकली हमने जापानीज इससे लिया है, ब्रिटिश इससे नहीं। बाकी जॉइंट सिटिंग अगर हम देखते हैं तो जॉइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलियन, ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका जवाब जो है बी होता है। ठीक है, सिर्फ 3 जो है यहाँ पर सही है। बाकी कहाँ से क्या क्या लिया हुआ है यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, एंड देन बाकी वो जो PDF है हमारे वीडियो लेक्चर्स की, उसमें से भी आप सारी चीज़ें जो है वो कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये कंप्लीट होता है। तो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लस जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, ऐप को भी स्प्रेड कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।